स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा बिहारी पे। आज से हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 1 हिस्ट्री का भौगोलिक खोज देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं भौगोलिक खोज को। भौगोलिक खोज कहने का मतलब है वह खोजें जो पृथ्वी पर उपस्थित दुनिया के दूसरे देशों के बारे में थी। ये उस समय की बात है जब यूरोप का व्यापार पूरी तरह से प्रभावित था। बात करें यूरोप की अर्थव्यवस्था की तो यूरोपियन अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से आपका व्यापार पर ही आश्रित है। वहाँ पर कृषि और अन्य चीज़ें की उपलब्धता बहुत कम ही है, तो वहाँ का अर्थव्यवस्था पूरी तरह से व्यापार पर आधारित है। प्राचीन काल से हमारा व्यापार भारत के साथ और यूरोपियन कंट्री जो हैं आपके उनके साथ हुआ करता था, लेकिन 15वीं शताब्दी के आसपास कस्तूनिया पर तुर्की का प्रभाव स्थापित होता है, तो तुर्की द्वारा उस रास्ते पर कई तरह के टैक्स लगा दिए जाते हैं, भारी कर वसूला जाता है, जिससे कारण यूरोपियन व्यापारी जो है व्यापार करने में बहुत ही हिचकिचाते हैं। दूसरी बात और भी है, मुख्य कारण में तो यही था, लेकिन बाद के दिनों में और भी बहुत सारे कारण हुए, क्योंकि उनका मानना था कि दुनिया उतनी छोटी नहीं है जितनी छोटी वो देखते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है। वे दुनिया के अन्य देशों के साथ संपर्क स्थापित करना चाहते थे। मुख्य कारण तो व्यापारी है, लेकिन कुछ और मोटिव्स हैं जो इसमें कारगर कर रहे हैं। आगे की ओर देखें तो वहीं दूसरी ओर मध्य एशिया की तरफ देखें, इजराइल के अंदर वर्तमान में इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। जेरूसलम में धर्म का युद्ध चलता है अरबों और ईसाइयों के बीच, जिसमें अरबों का शासन स्थापित हो जाता है, ईसाइयों को वो क्षेत्र छोड़ के जाना पड़ता है। इसके कारण भी वे लोग का व्यापार प्रभावित हो रहा है, और भी बहुत सारे कारण हैं। इस भौगोलिक खोज के रास्ते में सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल का नंबर आता है। शुरुआत से ही स्पेन पुर्तगाल इस चीज़ में आगे रहे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ वे पीछे होते चले गए। इसके पीछे भी कारण हैं, क्योंकि वे लोग जो हैं अपने साम्राज्य पर इतने ध्यान में मग्न हो गए कि उनके बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं रहा और उनका साम्राज्य विनाश हो गया। और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें देखी गई, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उसी समय नए नए आविष्कार होने लगे, जिससे समुद्री यात्रा करना धीरे धीरे आसान होने लगा। शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में लोगों का मानना था कि पृथ्वी गोल नहीं चपटी है, क्योंकि बाइबल वगैरह में इन्हीं सब बातों की चर्चा की गई थी। अंधविश्वास से लोग जूझ रहे थे। चर्च के द्वारा जो बात कही जाती थी उन लोगों को मान लिया जाता था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इनकी बात को नहीं मानते थे और वे दुनिया के साथ भ्रमण करना चाहते थे। इसके लिए कोई बड़ी व्यवस्था तो नहीं थी, नाव थे, तो उनके द्वारा दूर दूर महासागरों में यात्राएं करना मुश्किल हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे नए जहाज़ों का निर्माण होने लगा, है ना। इसके कारण जो है वो धीरे धीरे विकसित होने लगा। हम लोग देखते हैं शुरुआत के दिनों में कि यूरोप के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदलाव हो रहे हैं, व्यापार में बदलाव हो रहा है, और साथ ही साथ आपके नई नई चीज़ों का आविष्कार होते रहे। हमने देखा है खाँचा पद्धति। बात करते हैं खाँचा पद्धति की। खाँचा पद्धति वह पद्धति है जिसमें नए जहाज़ का निर्माण किया जा रहा था। इटली, स्पेन, पुर्तगाल में नए जहाज़ों की बनाने की नई पद्धति थी, जो पुरानी पारंपरिक पद्धति के स्थान पर लाई गई थी। और बहुत सारी बात को देखें तो यहीं पर अधिकार के मुद्दे कोई बात चल रही थी, लोग अधिकार की मांग कर रहे थे, और इस तरह से यूरोपियन को लगा कि नहीं, दुनिया इतनी छोटी नहीं है जितनी छोटी हम देख रहे हैं, इससे कहीं बड़ी है। दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे मिलना जरूरी है, ताकि हम समझ सकते हैं कि दुनिया में और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और आगे का विकास कैसे किया जा सकता है। इसी क्रम हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं और देखते हैं कि एक कैरावल जहाज़ है। कैरावल जहाज़ का निर्माण किया जा रहा है। कैरावल जहाज़ वह जहाज़ है जो पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया है, और एक बहुत ही हल्का और तेज चलने वाला जहाज़ है, जिसके कारण समुद्र के यात्राओं में काफ़ी सहूलियत हो रही है। हल्का होने का ये काफ़ी तेज गति से चल रहा है, इसमें ईंधन की बचत हो रही है, इसी कारण ही जहाज़ को ज़्यादा मात्रा में यूज किया गया। इसके बाद आगे की कहानी देखें। आगे की कहानी हमारा यही दिखाता है कि इसी समय दूरबीन का आविष्कार हो चुका है, साथ ही साथ और भी आपके जो दिशा सूचक यंत्र हैं उनका भी आविष्कार हो चुका है। इसके कारण यात्राएं और सुविधाजनक होती जा रही हैं, जिसके कारण व्यापारी लोग ज़्यादातर यूरोपियन व्यापारी ज़्यादातर निकल रहे हैं और व्यापार की तरफ और यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं दुनिया के दूसरे देशों की खोज के लिए। आइए बात करें बार्थोलोम्यू डियाज की। यह पहला आदमी है जो 1488 ईस्वी में निकलता है। ये पुर्तगाल का रहने वाला है और उत्तम आशांति पर पहुंचता है।
पहली बार। पहला एक पुर्तगाली आदमी है जो 1488 में कहाँ पहुँचता है, आपका उत्तम आसान द्वीप पर पहुँचता है। ये उत्तम आसान द्वीप है कहाँ? उत्तम आसान द्वीप आप देखिएगा तो अफ्रीका के सबसे निचले दक्षिणी हिस्से में एक कोना टाइप का है जो समुद्र किनारे से लगता है, और इसे हम केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जानते हैं। केप ऑफ गुड होप, इसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। उसके बाद के आगे क्रम में देखेंगे तो जस्ट कुछ सालों बाद, 4 साल बाद स्पेन इस मामले में आगे आता है। स्पेन का एक यात्री है जिसका नाम है कोलंबस। क्या नाम है? क्रिस्टोफर कोलंबस। ये 1492 में निकलता है और आता तो है भारत की खोज के लिए, लेकिन गलती से रास्ता भटक जाता है। वो भी यहाँ केप ऑफ गुड होप के पास पहुँचता तो है, लेकिन वो उससे मुड़ना चाहिए पूरब की तरफ, लेकिन मुड़ता है पश्चिम की तरफ, और पश्चिम की तरफ मुड़ने के बाद वह खोज करता है अमेरिका का। जैसे वहाँ अमेरिका के जंगलों में उतरता है तो उसे आदिवासी दिखाई देते हैं। आदिवासी का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र के रहने वाले मूल निवासी को आदिवासी कहते हैं, और ये जो है कोलंबस आदिवासियों से मिलता है। उन आदिवासियों से मिलने के बाद उसका नाम रेड इंडियन रखता है। रेड इंडियन इसलिए रखता है क्योंकि वो अमेरिका की खोज नहीं बल्कि अमेरिका का रास्ता ढूंढने निकला था। जब उतरता है तो उसको यही लगता है कि हम इंडिया में आ गए हैं, और वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहता है। आगे की बात करें, उसके बाद सबसे बड़ी सफलता मिलती है वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में यानी 1498 के अंदर यूरोप से निकलता है और भारत आने का मार्ग खोज लेता है। ये भी पुर्तगाल का रहने वाला है ना। हम पहले ही देखा था कि स्पेन पुर्तगाल इस दौर में सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन बाद के दिनों में पिछड़ेंगे। और यह भारत की खोज करता है, कहे तो नहीं भारत की खोज करता है, बट भारत यूरोप से आने वाले भारत के रास्ते की खोज करता है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता चलता जाता है, लोगों में जागरूकताएं बढ़ती चली जाती है, नए नए साइंटिस्ट आते हैं, नए नए व्यापारी आते हैं, नए नए समुद्री यात्रा करने वाले लोग आते हैं, और आए दिनों में ये सब चीज़ें होने लगती हैं। बात करें 1519 की। 1519 में मैगलन द्वारा एक पूरी दुनिया का चक्कर कराया जाता है। पूरी दुनिया का चक्कर लगाया जाता है, और इससे इस बात की सिद्ध हो जाती है कि पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी गोल है। जहाँ से एक स्थान से हम जहाँ यात्रा शुरू किए थे वापस से उसी स्थान पर हम पहुँच जाते हैं। उसके बाद की कहानी है कि इसके बाद दुनिया के लोग, नए नए लोग और भी आते हैं, वहाँ से यूरोप से निकलते हैं और नए नए देशों की खोज करने में लग जाते हैं। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया की खोज की जाती है कैप्टन कुक के द्वारा। कैप्टन कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज की जाती है, और साथ ही साथ न्यूजीलैंड के और अन्य द्वीप जो है उनके छोटे छोटे द्वीपों की भी खोज की जाती है। ऐसा नहीं है कि वो द्वीप पहले से नहीं थे, द्वीप पहले से थे, लेकिन यूरोपियन जो है अपने लालच में, व्यापार के लालच में जो है नए नए देशों की खोज कर रहे हैं ताकि हम वहाँ से अपना व्यापार कर सकें। आगे कहानी में देखेंगे न्यू फाउंडलैंड को। न्यू फाउंडलैंड भी एक द्वीप था जिसका खोज सर जॉन एवं सेबास्टियन कैबोट ने किया था। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने किया था। उसके बाद अब हम देखेंगे कि भौगोलिक खोज के कारण हमने देखा कि बहुत सारे कारण हमने देखे, जैसे आपका व्यापार, सबसे मुख्य कारण तो व्यापार ही था। व्यापार का प्रभाव होना, अगर कस्तुनिया पर तुर्की का अधिकार ना होता तो शायद ही ये समुद्री मार्ग की खोज उस दिन किया, तो हो सकता है बाद में किया जाता, लेकिन उस टाइम तो नहीं किया जाता। कारण में देखे, परिणाम में देखे, इसके भौगोलिक खोज के बहुत सारे परिणाम हुए, बहुत सारे परिणाम हमको देखने को मिला। पहले परिणाम के अंतर्गत देखते व्यापार वाणिज्य का प्रभाव हुआ। जो व्यापार तुर्की के अधिकार के बाद ठप पड़ गया था, अब उसमें बढ़ोतरी हो रही है। व्यापार वाणिज्य में प्रभाव हो रहा है। क्या हो रहा है? व्यापार में बढ़ोतरी होगी। अब व्यापारी ज़्यादातर आएंगे, यहाँ से व्यापार करेंगे और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे। उस दिनों की बात करें तो अभी भी वहाँ मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ है। मुद्रा के आविष्कार में अभी वो पीछे चल रहा है ना। और वहाँ पर सोने और चांदी की अर्थव्यवस्था चल रही है, यानी सामान के बदले जो है सोने और चांदी का अदला बदली किया जा रहा है। वहीं पर इसी कारण जो है हम लोग कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेजों ने आए और चिड़िया को लूट के लेके चला। एक कारण भी यही है, उनकी अर्थव्यवस्था सोने और चांदी के पर टिकी हुई थी। जितनी ज़्यादा सोना चांदी होगा उतनी ज़्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसलिए उन्होंने अमेरिका से, भारत से और दुनिया के अन्य देशों से उन्होंने बहुत सारे सोने और चांदी का वो किया था। आगे बढ़े, नए राज्यों का, नए नगरों का उदय। जाहिर सी बात है व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ने से लोगों को सुख सुविधा चाहिए। जहाँ लोग रहेंगे वहाँ पर काम करेंगे तो आने जाने की सुविधा होगी। इस तरह से जहाँ पर एक स्थान कोई, जहाँ पर व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, अब वहाँ पर जो है धीरे धीरे नगरों का विकास होने जा रहा है। लंदन और बहुत सारे ऐसे नगर हैं जिनका विकास होगा। बात करें औपनिवेशिक
साम्राज्य का विकास। अब देखिए औपनिवेशिक साम्राज्य में क्या है, यह जो देश है स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब जो क्या करेंगे अब धीरे धीरे अब व्यापार से ध्यान हटाते हैं और उपनिवेश की तरफ ध्यान लाते हैं, क्योंकि पहले के मुकाबले उनको ऐसा लगता था कि अब सामान खरीद करके उसको बेचने से ज्यादा मुनाफा कमाना है कि वहां के संसाधनों का पूर्णतः हमारे ऊपर हो और हम उनका पूरी तरह से इस्तेमाल करें ताकि हमको बिना पूंजी लगाए अत्यधिक मुनाफा हो सके। उपनिवेश स्थापना करने के पीछे और बहुत सारे उद्देश्य थे। उपनिवेश स्थापना करने से उनके पास कच्चे माल की प्राप्ति हो रही थी, वो भी फ्री में हो रही थी, ज्यादा उनमें कॉस्ट नहीं पड़ रहा था। साथ ही साथ बने हुए सामान जो उत्पादित वस्तुएं थी उनको बेचने में भी बाजार मिल जा रहा था, इसीलिए वो लोग अपने औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास किए जा रहे थे। आगे बढ़े, वाणिज्यवाद का विकास। जैसा कि मैंने बताया भी कि मुद्रा किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए संचय का माध्यम होना चाहिए, आदान प्रदान करने का माध्यम होना चाहिए, तभी कोई अर्थव्यवस्था अच्छे ढंग से चल पाते, सुचारू रूप से चल सकते हैं, अन्यथा नहीं चल सकती है। इसीलिए उनका व्यापार जो उनका अर्थव्यवस्था था वो मूल रूप से टिका हुआ था किस पे, आपका सोने और चांदी पे। इसलिए वो इनका व्यापार और ये लोग सोने जाने ज्यादा संचयन भी किए। साथ ही साथ एक और बात हुई, एक नया वर्ग का जन्म हुआ, पूंजीवाद का जन्म, पूंजीवादी वर्ग का जन्म हुआ। क्योंकि शुरुआत के दिनों में तो शासन चल ही रहा था, लेकिन इस समय एक नए वर्ग का जन्म हो, व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग के पास बहुत ज्यादा धन हो चुका है और वे शासन का ही प्रभाव डाल रहे हैं। इस तरह से एक नए पूंजीवाद का जन्म हो रहा है पश्चिमी देशों के अंदर, और एक बड़ा पूंजीपति वर्ग शासन में भी आ जाएगा। आगे के चैप्टर में हम देखेंगे, बट यहां पर देख लेते इतना। ईसाई धर्म का एवं पश्चिमी सभ्यता का विकास। ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का विकास, क्योंकि यूरोपियन में अधिकतर लोग ईसाई धर्म को मानते थे। जहां जहां गए उन्होंने अपने मिशनरियों के माध्यम से वहां अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। दूसरे धर्म के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, अच्छी बुरी बहुत बातें बताई, लेकिन अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और इस तरह से ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। और साथ ही साथ यूरोपियन लोग जो पश्चिमी सभ्यता का लोग थे, वे जहां जहां गए अपने सभ्यता के छाप छोड़ते चले गए और इस तरह से उनके सभ्यता का भी प्रसार होते चला गया। उसके बाद है दास व्यापार का विकास। सबसे इंपॉर्टेंट है दास व्यापार का विकास, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज है। क्योंकि उस समय व्यापार बढ़ रहे थे तो कामगारों की आवश्यकता है, वहां की जनसंख्या कम मात्रा में है, तो ये लोग क्या करते थे, जहां उपनिवेश स्थापित करते थे वहां से लोगों उठाकर अपने देशों में भेजा करते थे। धीरे धीरे यह छोटे स्तर पर था, लेकिन जैसे ही व्यापार बढ़ने लगा ये बड़े स्तर पर हो गया और एक व्यापार का रूप धारण कर लेता है। पहले एक दास को बेचा जा रहा था, झुंड के झुंड दास को बेचा जाएगा और एक देश दूसरे देश को दास का व्यापार करेंगे। उसके बाद है भ्रांतियों का अंत। भ्रांति जो हमने देखा भी कि जब तक भौगोलिक विकास नहीं हुआ, भौगोलिक खोजी नहीं हुई, तब तक दुनिया को यही लगता था कि पृथ्वी गोल नहीं बिल्कुल चपटी हुआ करती है, लेकिन ऐसा नहीं था, पृथ्वी गोल थी। और बहुत सारे जो भ्रांतियां लोगों के मन में चल रही थी उनका भ्रांति खत्म हो गया। और साथ ही साथ भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि कहने का मतलब है बहुत सारे देशों की खोज हो गई, भौगोलिक चीजों के, जैसे आपका दूरबीन का आविष्कार कर लिया और दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार कर लिया, बहुत सारे देशों की खोज कर लिए, जहाज बना लिए, इस तरह से बहुत सारी चीजों का उनके पास विकास हो गया। आगे की ओर देखें, इटली में भी नए नगरों का विकास हुआ, क्योंकि इटली व्यापार का केंद्र हुआ करता था। ये शुरुआत की बात है, इटली एक व्यापार का केंद्र था, लेकिन बाद के दिनों में इटली का व्यापार ठप पड़ जाता है और व्यापार का केंद्र फ्रांस और इंग्लैंड में स्थापित हो जाता है। इसके बाद क्या है, आपका भूमध्य सागर के महत्व में वृद्धि, क्योंकि व्यापार का मार्ग जो था भूमध्य सागर ही हुआ था। उसमें सुएज नहर का निर्माण भी हो चुका था। इसके कारण जो है ये भूमध्य सागर महत्व बढ़ने लगे, क्योंकि बहुत सारे जहाज जो है उसी मार्ग से आने जाने लगे, क्योंकि यूरोप से एशिया आने का सबसे सस्ता मार्ग, सबसे अच्छा मार्ग, सबसे सुलभ मार्ग आपका भूमध्य सागर है। वहीं से सुएज नहर की चालू कर दिया गया, इसी कारण जो है आपका ये हो गया। नौसैनिक क्रियाकलाप में वृद्धि, क्योंकि एक देश से दूसरे देश जाने के लिए सबसे ज्यादा नौका का प्रयोग किया जा रहा था। नाविक थे, रास्ते में डाकू लुटेरे ये सब लुटने का भय होता था, इसलिए देशों ने क्या किया, अपनी नौसेना तैयार करने और नौसैनिक
में नौसेना में वृद्धि करने लगे। साथ से और भी बहुत सारे कारण थे, क्योंकि एक देश के अंदर बहुत सारे देशों को उपनिवेश स्थापित थे। जब आपस में लड़ते तो सेना होती थी, सेना उसमें वायु सेना थी नहीं, थल सेना नहीं थी, थल सेना से लड़ाई नहीं किया जा सकता था, इसलिए वो नौसेना को ही ज्यादा विकास करवा रहे थे। इसमें सबसे आगे ब्रिटेन का नाम आता है, ब्रिटेन सबसे ज्यादा नौसेना तैयार करके रखा था, इसलिए भारत में उसके शासन भी स्थापित हुआ था, अन्यथा उनके शासन स्थापित नहीं हो पाते। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में कैसे कैसे यूरोपियों का आगमन हुआ हमने देखा। सबसे पहले हमारे यहाँ पुर्तगाली आए, लेकिन बाद के दिनों में और भी लोग आते चले गए। पहले आए पुर्तगाली 1498 के अंदर, यह है इसमें आपका वास्को डी गामा आया था, लेकिन वास्को डी गामा के बाद और भी वो लोग आए। ये 1498 में आया, उसके बाद 1502 में आया, और उसके बाद फिर से 1500 में आया था, 1502 के आसपास, या 1520-25 के आसपास, 22 के आसपास फिर से वापस आया था। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 ईस्वी में, उसके बाद डच आए 1602 में, उसका डेनिश आए 1616 ईस्वी में, उसका फ्रांसीसी लोग आए 1664 में, और सबसे अंतिम में स्वीडिश आए। लेकिन स्वीडिश की जानकारी ज़्यादा हमारे पास नहीं होती है, क्योंकि ये लोग का ज़्यादा व्यापार हुआ नहीं। सबसे ज़्यादा हमें मिलता है वो एक पुर्तगालियों का मिलता है, एक अंग्रेजी का मिलता है। डच, खासकर बिहार की बात करें तो पटना में सबसे पहले डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, इसलिए डच भी इंपॉर्टेंट बनता है। फ्रांसीसियों की बात करें तो फ्रांसीसी जो थे सबसे अंतिम में आने वाले यूरोपियन थे और सबसे पहले जाने वाले यूरोपियन थे। वहीं पुर्तगालियों की बात करें, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे हमारे यहाँ, और सबसे अंतिम में यानी 1961 ईस्वी में गोवा से इनको भगाया गया था। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही।